ओके। अभी तक जो अपने क्लासेस की वो कैसी लग रही है आपको? आई मीन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली? Yes, I think it's very, very crisp and easy to understand. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा तो ये मानना हो गया कि ज्योतिष एक इतना आसान सा सब्जेक्ट है, इतना आसान सा सब्जेक्ट है कि इसको तो मेरे ख्याल से 10th तक की क्लास में या 12th तक की क्लास में एक कंपल्सरी सब्जेक्ट करना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर हमको सही समय पे सही ज्ञान हो जाए तो हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। से सपोजिंग, अगर हमको पता हो कि हमारे 100 साल के जीवन में, 20 साल की उम्र में हमने सीख लिया, 80 साल के बचे हुए जीवन में हमारे पास में 7 पर्टिकुलर साल हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा भूमि इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, मकानों का, जमीनों का, दुकानों का इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। तो हम उस वक्त पे अपनी एनर्जीज उस तरफ पे ज्यादा लगा देंगे जहां पे हमको वो इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलना है। हमको अगर पता है कि हमारे जीवन में कुछ पर्टिकुलर साल हमारे काम में प्रोग्रेस करने के लिए ज्यादा अच्छे हैं, तो हम उस वक्त पे उन पर्टिकुलर जगहों पे ज्यादा फोकस करेंगे जहां से काम में इंक्रीज हो सकती है। तो अगर हमको ये पता रहे कि कौन कौन किस साल किस किस चीज में पराक्रम लगाने के लिए ज्यादा आई मीन फायदेमंद रहेंगे, तो हम उस दिशा में मूव करेंगे। तो सिर्फ एक दिशा का बल ले लेंगे अपने भविष्य को जान के, और ओवरऑल अपनी जिंदगी को बेस्ट पोटेंशियल अपन निकालने की कोशिश करेंगे। जितनी बुरी चीजें हैं उनके लिए पहले से अलर्ट और सजग हो जाएंगे और उनको बहुत हद तक रोक भी पाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि सब चीजें बिल्कुल बदल ही जाएंगी पूरी, हम आई मीन वी विल बी, बट स्टिल बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा चेंज हम लाने की जो कितना पोटेंशियल रखते हैं, तो हम वो कर सकते हैं। लेट्स एक्चुअली बिगिन। अपन शुरू करते हैं। ओके। सबसे पहले अपन ने अभी तक राशियां समझ रखी है, अपन ने प्लैनेट्स समझ रखे हैं, अपन ने लग्न अभी नहीं समझा, मतलब लग्न कैसे बनता है या क्या चीज होती है लग्न अपने को। शुरुआत अपन करते हैं ग्रहों की, राशियों की, और फिर उसके बाद में कुछ नक्षत्रों की, जो जो चीजें अपनी मिस हो गई है ना, या जो चीजें अपन अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं, तो लेट्स ट्राई टू ब्रिंग देम अप। एक कुंडली अपन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी सिंपल। ठीक है, अब इसमें ये आपका फर्स्ट हाउस है। ये फर्स्ट हाउस है ना। तो अब लग्न क्या होता है और बेसिकली फर्स्ट हाउस कैसे तैयार होता है? लग्न एक बहुत आई वुड से महत्वपूर्ण है, जहां पे अपन अपनी पर्सनालिटी के बारे में, सब कुछ के बारे में जान सकते हैं। जब अपना जन्म होता है तो उस समय पे जो भी राशि पूर्व में होती है, पूर्व में उदय होती है, वो हमारी लग्न की राशि बनती है। मतलब जिस समय पे हम पैदा हुए, एग्जैक्ट उस वक्त पे ईस्ट में जो भी राशि है वो हमारी लग्न की राशि बन जाएगी। पृथ्वी अपनी एक्सेस पे रोटेट कर रही है, राइट, आई मीन कंटिन्यूअसली अपने एक्सेस पे रोटेट कर रही है। तो कोई ना कोई एक राशि पर्टिकुलर टाइम पे आपके सामने होगी, ईस्ट में एग्जैक्ट, है ना। तो वो जो राशि सामने होगी वो आपकी फर्स्ट हाउस बन जाएगी, और फिर बाकी उस क्रम में जो ट्रैवल करनी चाहिए वो ट्रैवल करती रहेंगी। जैसे कि अगर से सपोजिंग जब आप पैदा हुए, सपोजिंग आप दोपहर को पैदा हुए, दोपहर को 12:20 पैदा हुए, उस वक्त पे एग्जैक्ट ईस्ट में टॉरस राशि थी, सपोजिंग टॉरस है ना, यानी आपका वृष थी। तो फिर आगे के घरों में अकॉर्डिंगली सारे नंबर्स चलते जाएंगे। अगर उस वक्त पे टॉरस ईस्ट में थी एग्जैक्ट, तो ये लग्न आपका बन जाएगा टॉरस। ठीक है ना।
फिर बाकी सारे आपके 3, 4, 5, 6 चलती जाएंगी। उस वक्त पे अगर ईस्ट में मिथुन राशि थी तो लग्न आपका बन जाएगा मिथुन, और अकॉर्डिंगली बाकी आगे चलती जाएंगी। उस वक्त पे जो भी आपकी राशि होगी वो एग्जैक्ट आपका लग्न बन जाएगी ईस्ट में जो होगी, और बाकी सब आगे अपने क्रमानुसार चलती रहेंगी। पृथ्वी का रोटेशन आपका 24 आवर्स में एक बार कंप्लीट होता है अपनी दूरी पे। एक राशि में, मतलब टोटल 12 राशियां हैं अपने पास में, एक राशि में आपको जो एक राशि का जो स्टे होगा वो करीब करीब 2 घंटे का होगा। तो 12 राशियों का टोटल स्टे कितना हो गया? 24 आवर्स, है ना। एक राशि अपन ने देखा था 30 डिग्रीज की होती है ना। 30 डिग्रीज कंप्लीट करने में अपन 120 मिनट्स लेते हैं, है ना। तो यानी 1 डिग्री के रोटेशन के लिए अपन करीब करीब 4 मिनट लेते हैं, है ना। डज दिस ऑल मेक सेंस? आर वी क्लियर येट? Say yes. Okay. Yes, trying to Yes. understand. Okay. Let me actually quickly share and show you also. It's not too complicated, but slightly, I mean, sometimes it takes time to digest that information. है ना। अभी हम ये देख रहे हैं कि जैसे अब ये पृथ्वी है आपकी हरी वाली, राइट, इस ग्रीन वाली को हम पृथ्वी मानते हैं, इसको सूर्य मानते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी जिस एंगल से सूर्य को देख रही है, जिस राशि में देखती है, वो उस वक्त पे सूर्य की राशि है, सूर्य उस राशि में है इस वक्त पे, है ना। तो ये वाली राशि कौन सी होती है? मीन, यानी पाइसेस, यानी इस वक्त सूर्य मीन राशि में है ना। वैसे ही ईस्ट में उस वक्त पे जो राशि, ईस्ट अपन कुंडली की ये वाली दिशा मानते हैं ऊपर की तरफ पे, तो ईस्ट में जो राशि होगी आपकी, वो राशि आपकी आपकी लग्न की राशि बनेगी। पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है। आपने पृथ्वी के किसी एक पॉइंट पे से सपोजिंग आप ये मानिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है ना, ये हरी वाली। अगर इसमें ईस्ट में आपकी कोई पर्टिकुलर राशि आ रही है तो वो राशि आपकी लग्न राशि है, बट पृथ्वी अपने एक्सेस पे कंटिन्यूस गोल घूम रही है, राइट, कंटिन्यूस रोटेट हो रही है। वो रोटेशन आपका 24 घंटे में कंप्लीट होता है ना। तो कोई भी एक कॉर्नर जो अभी ईस्ट में है वो घूम के वापस उसी जगह पे आने में 24 आवर्स लेगा, राइट। मेक सेंस? ओके। तो कोई भी एक जो ईस्ट फेसिंग है अभी, उसको वापस अपने रोटेशन पृथ्वी पे लेके अपनी जगह पे वापस आने में 24 आवर्स लगेंगे। तो ओवरऑल 12 राशियों में उस पर्टिकुलर पॉइंट ने सर्कल किया, 12 राशियों में उसने सर्कल किया, तो एक राशि में वो पॉइंट रुकेगा करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे, है ना। तो वो बेसिकली आपका राशि का टाइमिंग है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। Yes. लग्न जिसको अपन असेंडेंट बोलते हैं, इससे अपन देख सकते हैं कि अपने जीवन के शुरू होने का पॉइंट है, और अपना राइजिंग साइन यही है। अपने बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ से जो हिसाब से जो अपनी राशि बनती है, वो उसी समय पे, मतलब वहां पे पूर्व में उदय होती है ना। लग्न एक्चुअली देखें अपना, तो एग्जैक्ट वो मौका है जब अपनी आत्मा ने इस पृथ्वी पे ये नया जीवन ग्रहण किया है। ये एग्जैक्टली वो क्षण है जब उस आत्मा ने, जो हम जिसे मैं कहते हैं, उस आत्मा ने वो शरीर ग्रहण किया है ना। और जो भी राशि है उसका एक लॉर्ड भी होता है, वो अपन ने पहले देखा था। जैसे अगर 3 नंबर है तो इसका मिथुन का लॉर्ड कौन होगा? बुध, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी अपना लग्नेश होगा, मतलब लग्न लॉर्ड हो जाएगा, है ना। अब यूजुअली आई मीन एक थंब रूल से मान सकते हो आप कि लग्नेश जो भी आपका होगा, वो प्लैनेट है जिसने आपको इस पृथ्वी पे जन्म दिया, तो वो हमेशा आपके लिए बहुत शुभ होता है ना। कुछ सिचुएशंस आती है कि लग्नेश, आई मीन कोई कॉम्बिनेशंस में लग्नेश ही आपका, आई मीन आपको गलत प्रभाव दे रहा है, पर
यूजुअली जो प्लैनेट जिसने आपको पैदा किया वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना चाहता है, वो बाध्य है आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए, ठीक है ना? वो हमेशा आपके लिए फेवरेबल रहेगा और वो आपके बेसिकली कुंडली का प्राइमरी रेफरेंस पॉइंट बनता है, ठीक है ना? ये इतना इम्पोर्टेंट है आपकी ये पहली राशि लग्न या पहला हाउस या आपका आई मीन जो लग्नेश है उस हाउस का लॉर्ड, वो आपको डिफाइन करके देता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे होगी, आपका कैरेक्टर, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, किसी भी अप्स एंड डाउन्स में उन स्थितियों को डील कर पाने की आपकी ताकत कैसी होगी, वो इस हाउस की राशि, इस हाउस की आई मीन प्लेसमेंट्स, वो ये सारी चीज़ें आपको डिटरमिन करती हैं। ये आपको ये रियलाइज़ करने में मदद करेगा कि आपका प्राइमरी उद्देश्य क्या है। आई एम सो सॉरी, मेरा ये बीच में हमेशा बज जाता है। इसको मेरे को बंद करना पड़ता है। गिव मी वन सेकंड। ओके, सॉरी। ओके, सॉरी गाइस। तो ये बेसिकली आपको हेल्प करता है रियलाइज करने में कि आपका लाइफ का प्राइमरी उद्देश्य क्या है और आप उसको कैसे पूर्ण कर सकते हो। ये आपको लग्नेश, आपकी प्राइमरी राशि, आपका प्राइमरी नक्षत्र, ये आपको वो सब चीजें समझने में हेल्प करेगा, ठीक है? ये हो गया अपना लग्न कैसे बनता है। फिर उसके बाद में अपन एक बार भाव डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन-कौन से भाव क्या-क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट टू रिकलेक्ट, रिमेंबर वेयर वी वर। तो आपका जो पहला भाव है, ये आपके शरीर के रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, आपकी पर्सनालिटी, आपका विवेक, आपका शील, आपका गौरव, आपकी विनम्रता, आपका स्वभाव, ये सब चीजें फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? सेकंड हाउस जिसको अपन धन कुटुंब वाणी कहते हैं, इसमें धन धान्य, आपकी संपत्ति, आपका कुटुंब, आपकी मृत्यु, आपकी वाणी, आपका सत्य, आपका असत्य, आपका दान, आपकी जीभ, आपका जिह्वा, आपका दायां नेत्र, आपका पड़ोसी, ये सब चीजें सेकंड हाउस से आएगा अपना, ठीक है? थर्ड हाउस जो है अपने पराक्रम का भाव होता है या छोटे भाई बहन का भाव होता है। इससे अपन स्वयं का पराक्रम देख सकते हैं, अपना स्वयं का धैर्य देख सकते हैं, आयु, माता की मृत्यु, अपने गुप्त शत्रु, अपने गला, अपने कान, अपने श्वास संबंधी कोई भी रोग हो वो देख सकते हैं अपन। चौथा भाव जो है वो माँ का भाव कहलाता है। इसमें सुख, माता, भवन, भूमि, आपकी अचल संपत्ति, आपका वाहन, गड़ा हुआ धन, आपके फेफड़े, छाती, इस तरह की चीजें आपके फोर्थ हाउस में आती है। फिफ्थ हाउस को अपन नाम देते हैं संतान भाव का, लेकिन इसमें सिर्फ संतान नहीं, इसमें सैकड़ों चीजें हैं। आपका संतान, आपकी बुद्धि, आपकी विद्या, आपका ननिहाल, आपके यश, आपके अनुयायी, आपके फॉलोअर्स, आपका धर्म, आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म, वो भी इसी से आएंगे। और फिर उसके बाद में छठा भाव जो है ये आपका रोग ऋण शत्रु कहलाता है ना? इसमें आपकी चिंता, आपके रोग, ऋण, मुकदमे, जितने भी कोर्ट केसेस होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन, आपका अपयश, आपका शोक, आपका दुख, आपके ऊपर के भाग से संबंधित कोई भी रोग, ये सारे आपके छठे भाव से आएंगे। सातवां भाव आपका जया भाव, यानी जया, मैं हमेशा से याद रखता हूँ अमिताभ बच्चन की वाइफ जया भादुड़ी तो वाइफ है, तो ये स्पाउस का भाव है आपका, है ना? तो ये जया भाव या फिर आपके विवाह का भाव कह सकते हो आप इसके, आपके डेली वेजेस, दैनिक व्यवसाय का भाव, आपकी मृत्यु का भाव। सेकंड और सेवेंथ आपकी मृत्यु रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। थर्ड आपका पराक्रम और ये आपकी लॉन्जिविटी। तो इनसे जो 12वें गया मतलब व्यय भाव है ना, खर्च भाव, जैसे अपनी कुंडली से 12वां जो है ये अपना खर्च भाव होता है, राइट? वैसे ही इस 8th से 12th, यानी अगर आप गिनती गिनोगे तो 12th ही आएगा, 7th,
है ना? तो वो 7th भाव आपका मृत्यु का भाव हो गया। वैसे ही 3rd आपका पराक्रम है, तो पराक्रम 0 होना और यहाँ पे आयु खत्म होना, ये दोनों भाव आपकी फाइनल मृत्यु होते हैं, 2nd भाव एंड 7th भाव, है ना? फिर उसके बाद में आपके जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं, आपकी जो भी पार्टनरशिप्स है, वो 7th भाव से आती हैं। 8th भाव, वन ऑफ द वेरी कॉम्प्लिकेटेड हाउस इट इज कॉल्ड एज, आपकी आयु का है, आपके आकस्मिक धन लाभ, सडन आपके गेन ऑफ वेल्थ, उसका भाव है आपका, आपकी विदेश यात्रा का भाव है, आपके दुर्घटनाओं का भाव है, आपके असाध्य रोगों का भाव है, आपके ससुराल पक्ष का भाव है। नवम भाव, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट भाव, ये आपके पिता का भाव, आपके लिए भाग्य का भाव, धर्म का भाव, और बहुत हायर स्टडीज के लिए जो आपका भाव होता है, वो 9th भाव कहलाता है। ये आपका कर्म है ना? ये आपका राज्य, गवर्नमेंट, प्रशासन, कर्म, आपके अधिकार, आपकी प्रतिष्ठा, आपके राजयोग जो भी है, वो 10th हाउस से आएंगे। फिर ये हो गया लाभ। लाभ यानी आपका यहाँ पर जितनी भी आप कमाई करते हो, वो लाभ यहाँ से आएंगे, आपकी आय यहाँ से आएगी, है ना? आपकी उपलब्धियां यहाँ से आएंगी, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स यहाँ से आएंगी, है ना? और बड़े भाई यहाँ से आएंगे, यहाँ से छोटे भाई आएंगे, यहाँ से बड़े भाई बहन आएंगे, है ना? और फिर उसके बाद में पुत्र वधु भी यहीं से आएगी, और आपके काम भी यहीं से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनली 12वां भाव जो है आपका खर्च भाव होता है ना? खर्च भाव, इसमें व्यय आपका जितना भी होता है, आपका मोक्ष, आपके शैया सुख, मतलब आई मीन बेडरूम में प्लेजर्स, आपके नुकसान, आपके विदेश से आय आना या विदेश से कनेक्शंस बनना, आपके हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, आपकी जेल यात्रा अगर होती है तो वो भी यहीं से, ये सारी चीजें यहीं से आती है ना? एक बहुत सिंपल सी चीज अगर अपन देखें तो ये है आपका भाग्य, है ना? भाग्य में सपोजिंग से आपका भाग्य आपको 10 रुपए का कुछ देना चाह रहा है, आपके कर्म भी आई मीन आपके कर्म जो है बहुत ज्यादा आप कर लेते हो, मतलब वो भाग्य में जितना लिखा उससे ज्यादा आप कर्म कर रहे हो, है ना? पर आपको मिल फिर भी 5 रुपए का रहा है। मतलब आप कर्म 15 का कर रहे हो, आपको भाग्य 10 का देना चाह रहा था, मतलब जितना भाग्य देना चाह रहा हो उससे बढ़ के कर्म कर रहे हो, पर फिर भी मिल इतना सारा है, ये आपका लाभ रिप्रेजेंट कर रहा है ना? और खर्चा है आपका 25, व्यय भाव, है ना? तो ये मेरे हिसाब से एक बड़ा नेगेटिव सा कॉम्बिनेशन हुआ कि जितना आपका भाग्य देना चाह रहा है, आप उससे भी बढ़ के मेहनत कर रहे हो, पर मिल आपको उससे भी कम रहा है ना? और एक्सपेंसेस उससे भी ज्यादा हो रहा है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं देखूं कि आप मेहनत कर रहे हो आई मीन 15 की, आपको मिल रहा है लाभ 25 का, आपका खर्चा हो रहा है 5 का, मतलब आपके पास में सीधे से यहाँ 20 का सेविंग हो रहा है, तो वो 20 जो है आपके धन कुटुंब वाणी का जो भाव है ना, वहां आ गया। ये आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ना? ये आपका लाभ जो आप करंट कमा रहे हो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मेनी वेज आर देयर टू इंटरप्रेट दीज, है ना? तो ये अपन ने एक भाव दोबारा से रिपीट किए बिकॉज वी आर गोइंग टू गो लिटिल मोर डिटेल इन दिस। इन सब भावों के आपके कारक प्लैनेट्स भी होते हैं, है ना? अब कौन कौन से भाव के मोटे तौर पे कौन कौन से कारक होंगे? फर्स्ट भाव का ये आप चाहे तो लिख सकते हैं। फर्स्ट भाव का कारक जो है वो सूर्य है। सेकंड भाव का कारक जो है वो बृहस्पति आएगा हमेशा। थर्ड भाव जो आपके पराक्रम का भाव है उसका कारक होगा मंगल। फोर्थ भाव जो आपका सुख का और माँ का भाव है उसका कारक होगा चंद्रमा और बुध, है ना? फिफ्थ भाव जो आपके पुत्र का विद्या का भाव है उसका कारक हो जाएगा बृहस्पति अगेन। फिर उसके बाद में छठा भाव जो आपका रोग ऋण शत्रु का भाव है उसका कारक हो जाएगा शनि और मंगल। सातवां भाव जो आपके स्पाउस का भाव है उसका कारक हो जाएगा शुक्र, है ना? और फिर आठवां भाव जो आपकी मृत्यु का भाव है या आयु का भाव है उसका कारक हो जाएगा शनि। फिर उसके बाद में नवा भाव जो आपका भाग्य का भाव है इसका कारक भी आपका सूर्य और बृहस्पति, धर्म का सूर्य और बृहस्पति होते हैं, है ना? 10वां भाव जो आपका है आपके कर्म का सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि, ये चारों आपके कारक भाव हो जाएंगे उसके। फिर उसके बाद में लाभ, धन जो आपको मिल रहा है वो बृहस्पति उसका कारक है।
और फाइनली जो एक्सपेंस है उसका कारक है अगेन शनि, ठीक है ना। ये आपके कारक भाव हो जाएंगे। फिर उसके बाद में अपने कुंडली में अपन ये देखना चाहते हैं कि कौन से हाउसेस, वैसे तो सभी हाउसेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पर ओवरऑल कुंडली की स्ट्रेंथ किन हाउसेस से अपन हाउ आई मीन विच डायरेक्शन वी ड्राइव ऑन या हाउ वी ड्राइव ऑन, तो वो अपन अगर देखना चाहें तो इन हाउसेस का एक क्लासिफिकेशन अपन करते हैं। We are not going into too much of details of the classification because it will be again difficult for you to understand all at one go. We want to ensure कि हम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ाते जाएं वैसे वैसे हम इन चीजों की और गहरी डेप्थ में जाते जाएं। इसमें सबसे पहले अपन कहेंगे केंद्र। केंद्र यानी ये फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, ये अपना कहलाएगा केंद्र, है ना। अब इसमें दिशा भी अपन साथ साथ दिख जाता है। ये जो 1 है ऊपर का, इसको अपन बोलते हैं ईस्ट, ये आपकी उत्तर दिशा है, सॉरी पूर्व दिशा है। 7 जो आएगा वो आपका आएगा वेस्ट, ठीक है। ये जो 4 आपका आएगा ये आएगा नॉर्थ, ये 10 जो आएगा ये आएगा आपका साउथ, ठीक है। ये 4 दिशाएं हैं, इन चारों को अपन बोल रहे हैं केंद्र। ये 4 घर हैं केंद्र के घर। फिर उसके बाद अपन लेते हैं त्रिकोण। त्रिकोण आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें त्रिकोण में आता है आपका 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर, ठीक है। ये तीनों भाव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका घर है, ये आपकी संतान का घर है ना। ये आपके पिता का घर है, पिता से 5वें फिर आपका स्वयं का घर हो गया। मतलब ये त्रिकोण जो है आपका, आपकी संतान का, ये आपके पिता से आपका, तो आप उनकी संतान हो गए, आप उनसे 5वें चले गए, है ना। तो ये आपका त्रिकोण ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके अमिन कुंडली में। फिर त्रिकोण के बाद में अपने आते हैं त्रिक भाव। त्रिक भाव में अपन कौन से लेते हैं? 6, 8 और 12। इनको यूजुअली अपन अच्छा भाव नहीं कहते हैं, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का है, ये आपकी ऑब्स्टिकल्स का है और ये आपके एक्सपेंसेस का है। तो ये तीनों भाव अपन कुंडली में इनको अच्छा भाव नहीं मानते हैं, पर ऐसा कोई 100% रूल ही नहीं है कि ये अच्छे ही नहीं होंगे। कई लोगों को तो इन्हीं से बहुत बड़ा बहुत कुछ मिल जाता है, बट फिर भी ओवरऑल डेफिनेशन वाइज फिलहाल ये लेंगे। जब अपन आगे कॉम्बिनेशंस में डील करते जाएंगे और डिटेल्स में डील करते जाएंगे, तो कई जगहों पे यही भाव अपने आप में अमृत भी बन जाते हैं, है ना। यही भाव अपने आप में आपको प्रधानमंत्री बनाने की ताकत भी रखते हैं, है ना। तो ये सब चीजें अपन बाद में जब डिटेल्स में उतरेंगे तब लेंगे अपन। फिलहाल जस्ट फॉर द डेफिनेशन हम केंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 1, 5, 9 और त्रिक 6, 8, 12, ये अपन याद रखेंगे, ठीक है। जब भी अपन कैलकुलेशंस करते हैं अपने प्लैनेट्स की, अपन साइंस में हमेशा पढ़ते हैं कि अपने पास में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी है, पर ज्योतिष में उन ग्रहों को नहीं लेते हैं अपन अपनी कैलकुलेशंस में। शुरू से ही ज्योतिष में कैलकुलेशन तो नहीं लेते। ऐसा नहीं कि उनको शुरू में अपने कोई पुराने लोग देख नहीं पाए होंगे। जो नक्षत्रों को देख सकते हैं वो उन 3 ग्रहों को क्यों नहीं देख पाएंगे, ऑब्वियसली। बट ओवरऑल ह्यूमन लाइफ अगर अपन 100 साल की, 125 साल की मान के चले, तो ये प्लैनेट्स अपने सोलर सिस्टम में इतना दूर है कि इनका छोटा सा मूवमेंट भी और इनके डिस्टेंस आपके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के लिए, इनका आपके लाइफ पे बहुत लीस्ट और बहुत मिनिमम या नेग्लिजिबल सा इम्पैक्ट आता है, या इसको अपन इसीलिए कंसिडर ही नहीं करते हैं। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को अपन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन अगला एक चीज पकड़ लेते हैं, मित्र और शत्रु का चार्ट। वो बहुत जरूरी है अपने लिए सारे प्रिडिक्शंस करने के लिए। एक्चुअली वो आपकी फाउंडेशन है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसको लिख ही लो और उसको अच्छे से समझ लो कौन कौन से कैसे कैसे हैं। अपन ने बहुत शुरू में देखा था एक मित्र और शत्रु के लिए, जहां पे अपन ने 4 देव एक तरफ लिखे हैं, 4 असुर एक तरफ लिखे हैं, बीच में उसमें बुध को लिखा है ना। वो ऑन हाई लेवल एक बहुत इनिशियल लेवल पे समझने के लिए था। लेट मी एक्चुअली शेयर अ स्क्रीन विद यू गाइस so that you can
share the screen. इसमें ये सारी चीजें मैं एक बार फिलहाल के लिए हाइड कर रहा हूँ, वी विल गो थ्रू इट लिटिल लेटर। अब आपकी 3 तरह की रिलेशनशिप्स हैं सारे ग्रहों के बीच में आपस में। एक है आपके मित्र, एक है आपके शत्रु, एक है आपके सम। ना तो आपके मित्र हैं ना शत्रु हैं, दे आर जस्ट न्यूट्रल्स, है ना। तो अब सूर्य के लिए अगर अपन देखें तो चंद्र, मंगल और गुरु, बुध इसका सम है। अपन राहु केतु को यूजुअली नहीं लेते, पर फिर भी मैंने राहु केतु को भी यहाँ पे रखा है, सो दैट एटलीस्ट आई मीन वी जस्ट डू नॉट स्किप देम वेरेवर। राहु और केतु अपने लिए सिर्फ एक शैडो प्लैनेट्स हैं, और कैसे उनको अपन कंसिडर करते हैं अपनी कैलकुलेशन में एस्ट्रोनॉमिकली कैसे होते हैं, वो मैं आपको डेफिनेटली लेटर स्टेज बताऊंगा। सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं आपके चंद्रमा, मंगल और गुरु, सम इसका आ जाएगा आपका बुध। आपका जो शत्रु है इसके शुक्र और शनि और राहु केतु ऑब्वियसली। चंद्रमा अगर देखूं तो चंद्रमा के लिए सूर्य और बुध जो है वो मित्र ग्रह हैं, मंगल, शुक्र, शनि, गुरु जो है वो इसके समग्रह हैं, और राहु केतु जो है वो शत्रु हैं। मतलब अगर आप चंद्रमा के, आपको बहुत कुछ याद नहीं भी रहता है कुंडली देखते वक्त पे, सिर्फ इतना सा भी याद रहे आपको कि सिर्फ राहु केतु दुश्मन है, बाकी सब दुश्मन नहीं है, तो भी एक बार आप हाई लेवल प्रेडिक्ट कर पाओगे। बट स्टिल दिस इज इनएविटेबल, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल के लिए जो मित्र ग्रह हैं वो आएंगे आपके सूर्य, चंद्रमा और गुरु, और शुक्र और शनि जो है वो समग्रह आएंगे, और फिर बुध, राहु और केतु ये इसके शत्रु ग्रह हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद में अगर अपन बुध का देखें तो बुध के लिए आपके सूर्य और शुक्र जो है वो मित्र ग्रह हो जाएंगे, मंगल, शनि और गुरु जो है वो आपके समग्रह हो जाएंगे, और फिर चंद्रमा जो है वो शत्रु ग्रह हो जाएगा, ठीक है। अब गुरु के लिए यानी बृहस्पति के लिए देखें तो सूर्य, चंद्र, मंगल जो है इसके मित्र हो जाएंगे, शनि शत्रु में आ जाएगा, शनि जो है सम में आ जाएगा, और शुक्र, बुध, राहु, केतु ये इसके शत्रु ग्रह में आ जाएंगे। सिमिलरली शुक्र के लिए बुध और शनि जो है इसके मित्र हो जाएंगे, मंगल और गुरु सम हो जाएंगे, और सूर्य और चंद्रमा जो है इसके शत्रु हो जाएंगे। शनि के लिए अगर मैं देखूं तो बुध और शुक्र इसके मित्र हो जाएंगे, मंगल और गुरु इसके सम हो जाएंगे, और सूर्य और चंद्रमा अगेन शत्रु हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद में राहु के लिए अगर देखूं मैं तो राहु के जो मित्र ग्रहों में आते हैं शुक्र और शनि आते हैं, है ना, और बुध जो है इसका सम ग्रह है, और बाकी सारे जिन देव ग्रह हैं वो इसके शत्रु ग्रह हैं, है ना। और वैसे ही केतु के लिए भी सेम चीज। तो इसके क्या आई मीन सिर्फ वो जो असुर ग्रह हैं वो मित्र हैं, बाकी देव ग्रह सारे जो हैं वो शत्रु हैं, बुध इनके लिए सम होता है। तो ये है अपना शत्रुता मित्रता का चार्ट। ये अपने को याद करना आई मीन कंठस्थ रखना बाकायदा बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो सूर्य और चंद्रमा को जो है अपन राजा बोलते हैं इन एस्ट्रोलॉजी। आपके बुध को अपन युवराज बोलेंगे, मंगल को अपन सेनापति बोलेंगे ग्रहों का, शुक्र और गुरु, शुक्र जो है आपके असुरों के गुरु हैं, और बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं। तो ये दोनों आपके मेंटर्स यानी मंत्री आपके आ जाएंगे, और शनि जो है आपका सेवक, शनि जो है सेवक पद होता है। अब जिस भी इंसान के ऊपर, जिस भी जातक के ऊपर जो भी ग्रह अपना ज्यादा प्रभाव देना चाहता है वो उसको अपने ही जैसा बनाने की कोशिश करता है ना। मतलब अगर ऑनेस्टली बोलूं तो भी एक छोटी सी स्टोरी मेरे को याद आ रही है, बड़ी प्यारी सी, और आई मीन I may be wrong. There are so many ज्योतिषीज, इतने सारे बुद्धिमान लोग दुनिया में हैं, इतने सारे ज्ञानी लोग दुनिया में हैं, पर ये मेरा इंटरप्रिटेशन है और मेरा आई मीन सोच है। राहु को सारी दुनिया बुरा मानती है, और राहु से सारी दुनिया घबराती है। अभी कुछ ही दिनों पहले कहीं कुछ पढ़ रहा था मैं, और फिर उसके बाद में जब मैं इंटरप्रेट कर रहा था तो मेरे अंदर पे एक बड़ा आई वुड से एक अट्रैक्शन पैदा हुआ, एक नई चीज पैदा हुई। अगर आप कहानी याद करो तो जब
अमृत का डिविजन हो रहा था, तो भगवान विष्णु मोहिनी यानी बहुत सुंदर सी स्त्री बन के एक लाइन में देवता सारे हैं, एक लाइन में असुर सारे हैं, उनको एक-एक करके अमृत बाँट रहे थे और वो सारे पहले देवताओं को पूरा कर रहे थे, है ना? एक-एक करके अमृत बाँट रहे थे। सबका ध्यान मोहिनी की तरफ था, सबका ध्यान उस सबसे सुंदर स्त्री की तरफ था। सिर्फ एक असुर वहां पे था जो इतना फोकस्ड, इतना एकाग्र था और इतना फुर्तीला था कि उसके दिमाग में सिवाय अमृत की एक बूंद गले के पार कराने के अलावा और कोई लक्ष्य ही नहीं था। और कोई लक्ष्य नहीं था। एकाग्र, वन पॉइंटेड, एब्सोल्यूट वन पॉइंटेड, है ना? और इतना फुर्तीला और इतना तेज था वो, इतना तेज था कि उसने जैसे ही एहसास किया, इतनी जल्दी में था उसको अमृत पीने की, उसने असुरों की लाइन से रूप बदल के इतनी तेजी से देवताओं की लाइन में आया और इतनी एकाग्रता से इतना सद के खड़ा रहा तब तक, जब तक वो बूंद उसके गले में नहीं उतर गई। मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसको पहचान नहीं पाए और वो अमृत पी गया। पीने के बाद में अगर विष्णु जी ने उसका गला भी काट दिया तो एक के दो बन गए, एक राहु बन गया, एक केतु बन गया, है ना? और सबसे पावरफुल प्लैनेट्स हो गए। मतलब अगर गुरु की 3 दृष्टियां होती है, आई मीन 5, 7 और 9, तो राहु की भी 3 दृष्टियां होती है, 5, 7, 9। बाकी सारे ग्रहों के ऊपर किसी और की दृष्टि का प्रभाव पड़ता है, राहु केतु के ऊपर कोई दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी की दृष्टि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अपने आप में सौर मंडल के सबसे ताकतवर ग्रहों में से आ गया, है ना? और कोई भी ग्रह आपको देना क्या चाहता है, वो अपने जैसा बनाना चाहता है। तो राहु आपके पास आपको क्या देना चाहता है? शॉर्टकट? केवल शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट तो एक छोटा-सा आई वुड से कि सेकेंडरी टर्शियरी सिम्पटम है। इनिशियल एकाग्रता, वन पॉइंटेड शार्पनेस, है ना? फुर्ती, तुरंत अपने काम की तरफ फुर्ती। आपने एक लक्ष्य साध लिया और उस पे इतने तरीके से भिड़ गए कि आपके मस्तिष्क में, चेतन अचेतन में सारी कंजम्पशन एनर्जी सिर्फ एक दिशा में बढ़ गई। योग में ऐसी एक क्रिया है जिसको अपन त्राटक कहते हैं षटकर्मों में, धारणा कहते हैं ध्यान से पहले। क्योंकि जब अपन त्राटक लगाते हैं, धारणा बनाते हैं किसी एक चीज पे और इतनी तेजी से, इतने अस्तित्व को पूरा अपने लगा के कि आपके अंदर पे कोई और चीज रह ना जाए, तो उस वक्त पे क्या चमत्कार होता है आपके अंदर पे, जब आप एक जगह पे पूरी प्राण शक्ति उधर लगा देते हो। तो उस वक्त होता ये है कि जो 5 से 10% तक का आपका कॉन्शियस ब्रेन है, उसकी एनर्जी तो वहां लगी रही है। जो 90% से ज्यादा आपका अनकॉन्शियस यानी अचेतन है, जिसके अंदर आपकी बहुत बड़ी प्राण शक्ति एब्जॉर्ब हो रही है, बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल के बियॉन्ड चल रही है, वो सारी प्राण शक्ति भी वहां लगना चालू हो जाती है। जब वहां लगना चालू होती है तो अचेतन के सारे विचार गिरना चालू हो जाते हैं और आपका एनर्जी कंजर्वेशन चालू हो जाता है। जब एनर्जी एक सफिशिएंट, एक ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो वहां से ध्यान की स्थिति में आप आगे मूव कर पाते हो। तो राहु आपको क्या देना चाह रहा है? एकाग्रता अपने लक्ष्य की तरफ, कंप्लीट अपने लक्ष्य की तरफ, है ना? और फुर्ती, तेजी से बाकी सब चीजें छोड़ के सिर्फ उसी तरफ। कोई मोहिनी नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब सिर्फ एक तरफ फोकस्ड और बहुत तेज काम करता है। रावण को जब राहु वहां से मुक्त हुआ और जब उसके वहां पे आई मीन लंका जलनी थी, तो क्षणिक इतनी तेजी से आग लगी और मतलब पूरी की पूरी लंका जल के राख हो गई। बहुत तेज, बहुत फास्ट राहु का किया हुआ। और जिस जिस घर से उस आग को लगाने के लिए तेल और कपड़ा आया था, उन सबके घर जल के राख हो गए। विभीषण के घर से कुछ नहीं आया था, विभीषण का घर उसमें आग में नहीं जल पाया। आपके कर्मों को आपके सामने लाके खड़ा कर देना और इतनी तेजी से एक्शन लेना कि जब तक आप सोचो समझो तब तक तो लंका जल के राख हो गई। जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश सोचे समझे तब तक तो अमृत की बूंद अंदर गई। तेज, स्पीड, बहुत तेज, वो है राहु का काम। और अगर आप इसी शक्ति को अपनी मानसिक दिशा में पकड़ लो कि अपने को उस दिशा में जाना है, तो ये ताकत है आपकी नरेंद्र मोदी बना देने की, इसकी ताकत है। तो मेरे हिसाब से ये क्वालिटी बहुत अच्छी अडॉप्ट करने की चीज है। फिर अपन नेक्स्ट कहानियां बहुत सारी है, नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाते हैं अपन। तो स्थान अधिपति अपन कहते हैं। स्थान अधिपति मतलब जिस जिस स्थान का जो जो अधिपति होता है, उस उसको अपन
वो आई मीन स्थान अधिपति कह देते हैं, है ना? ये आप जब बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे तो बहुत बुक्स में आपको बहुत जगह पे इसका मेंशन मिलेगा, तो समवेयर जस्ट टू mention those names for you so that you do not forget and you do not feel confused. प्रथम भाव को अपन लग्नेश कह सकते हैं या प्रथमेश कह सकते हैं, द्वितीयेश कह सकते हैं सेकंड भाव को, तृतीयेश कह सकते हैं थर्ड भाव को, चतुर्थेश कह सकते हैं फोर्थ भाव को, पंचमेश कह सकते हैं फिफ्थ को, षष्ठेश कह सकते हैं सिक्स्थ को, सप्तमेश सेवेंथ को, अष्टमेश एट्थ को, नवमेश नाइन्थ को, दशमेश टेंथ को, और एकादशेश या लाभेश 11th को, द्वादशेश या व्ययेश आपके 12वें भाव को। तो इस हिसाब से ये इनके स्थान अधिपतियों के ये नाम अपन यूजुअली रख सकते हैं, जो आपको बुक्स में पढ़ने में जगह जगहों पे मेंशन मिलेंगे, है ना? अभी तक कोई क्वेश्चंस आपके किसी में? एनीबडी यू फील एनीथिंग टू आस्क या एनीवेयर कंफ्यूजन? ओके ओके, सो आई विल ट्रीट द साइलेंस एज नो। इसके बाद अपन जाते हैं ग्रहों की एज पे या ग्रहों की डिग्रीज पे। जब भी आप कोई कुंडली देखोगे तो वहां पे हर ग्रह के आगे एक डिग्री लिखी हुई मिलेगी आपको, है ना? तो ये याद रखने की चीज होगी आपके लिए कि यू आर एबल टू सी द बोर्ड, राइट? ओके, तो ये आपको याद Yes. रखने की चीज होगी, 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक ये होती है आपकी बाल अवस्था, है ना? 6 डिग्री से 12 डिग्रीज तक ये होती है आपकी किशोरावस्था, 12 डिग्री से 18 डिग्रीज तक ये होती है आपकी युवा अवस्था, 18 से 24 तक ये होती है आपकी वृद्धावस्था, 24 से 30 तक मृतावस्था। पर मेरा ऑब्जर्वेशन ये कि ये वैल्यू अगर मैं 24 की जगह अगर 28 तक भी ले जाऊं तो कंपैरेटिवली वो ग्रह उतना बस कमजोर होता जाता है। यहां तक तो करीब करीब असर देता ही है थोड़े बहुत, है ना? 28 से 30 आई वुड से वो मृत अवस्था में है, तो नेग्लिजिबल या ना के बराबर रिजल्ट देगा। कोई भी प्लैनेट अपने पूरे असर देने के लिए, जैसे सपोजिंग आपके लिए सूर्य बहुत अच्छा ग्रह है, सूर्य बहुत कुछ देना चाहता है आपको, है ना? ताकत तो उसकी है कि वो आपको आई मीन बड़े बड़े रजवाड़े महल दे दे, बट वो है ही इतना छोटा सा, तो बेचारा छोटा सा बच्चा देगा क्या आपको? तो उसकी 1/4 भी नहीं रह जाएगी ताकत, हाफ भी नहीं रह जाएगी। यहाँ पे फुल ताकत होगी 100%, जब वो पूरा युवा होगा। यहाँ पे फिर उसकी ताकत कम हो जाएगी और यहाँ नेग्लिजिबल सी रह जाएगी ताकत, है ना? तो ये ग्रहों का आपके डिग्रीज या ग्रहों का आप बोलोगे एज, ये जरूरी होता है ना? और इसमें एक और चीज है, अपने ये आप पाओगे कि जो ग्रह जिसका जितना ज्यादा एज का हो गया, उस आदमी ने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने में अपनी लाइफ में उतना तेज वो निकल पाएगा, उतनी ज्यादा वो ग्रोथ कर पाएगा अपनी लाइफ में। ये हो गया आपका ग्रहों का एज। फिर एक और चीज है ग्रहों की दृष्टियां, है ना? वैसे तो देखो, ग्रहों की दृष्टियां 4 चरण में होती है। 1 चरण की दृष्टि, 2 चरण की दृष्टि, 3 चरण की दृष्टि, या 4 चरण की या पूर्ण दृष्टि अपन बोलते हैं उसको, है ना? पर अपन बहुत कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते हैं। अपन आगे जब डीपर कैलकुलेशंस में जाएंगे तब अपन विल गो विद द डिटेल्ड कैलकुलेशंस की 4 चरण की दृष्टि क्या होती है, 3 चरण की दृष्टि क्या होती है, या आई मीन राहु की केतु की जो है 3 चरण की अंधी दृष्टि होती है या कैसी दृष्टि होती है, वो सब की डिटेल्स में अपन बहुत बाद में जाएंगे। फिलहाल अपन ऑन अ हाई लेवल सिर्फ ये देख लेते हैं कि पूर्ण दृष्टि कौन कौन से ग्रह की कौन सी होती है ना? पूर्ण दृष्टि अगर अपन पकड़े तो करीब करीब सारे ही ग्रहों की, एक्सेप्ट आपके मंगल, बृहस्पति और शनि, इन सबकी 7 नंबर की दृष्टि होती है ना? ये इसको छोड़ के अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे ही लिखूं, सन, मून, मार्स,
जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न और आपकी राहु और केतु। अब इन सब ग्रहों की सप्तम दृष्टि काम करती है, सेवेंथ, फॉर एवरीवन, ऑल ऑफ देम, है ना। तो ये तो बाय डिफॉल्ट सबके पास है सेवेंथ दृष्टि। अब इसमें गुरु के पास में दो दृष्टियां और हैं, फिफ्थ और नाइन्थ, और सेम यही गुरु वाली दृष्टियां राहु और केतु के पास भी चलती है, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके मंगल के पास में यहां पे 4, 7 और 8, ये दो दृष्टियां और चलती है। फिर शनि के पास में 3, 7 और 10, ये दृष्टियां होती है। तो ये ओवरऑल दृष्टियां होती है इनकी, ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इन दृष्टियों को अपन कैसे देखेंगे या कैसे वो दृष्टियां काम करेंगी, मतलब एक, मैं अपन बोलते हैं कि अपन सूर्य ने अपनी सप्तम दृष्टि से देखा या उसने अपनी दृष्टि से देखा, तो ये दृष्टियां इनकी ऐसे ऐसे चलेंगी, है ना। तो अब अपन ये देख सकते हैं कैसे काम करेंगी दृष्टियां और इन दृष्टियों से कैसे संबंध बनेंगे इनके, ये सब ग्रहों के आपस में संबंध बनेंगे, ठीक है ना। आई वुड रिकमेंड कि ये कुंडलियां तो आप बनाने की प्रैक्टिस करते ही चलो, हर उसमें एकाध एकाध आई मीन साथ साथ में कुंडलियां बनाते चलो, जो जो अपन राशि बनाते हैं, जो जो नहीं बनाते हैं, सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग द प्रैक्टिस एंड मूविंग द राशिज अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब ये अपन ने बना लिया। अभी अगर अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अभी सपोजिंग ये नॉर्मल जैसे अपन जनरिक लेते हैं, वो अपनी कुंडली बनाई हुई अपन ने, सपोज करते हैं अपना सूर्य यहां बैठा हुआ है, सन, ठीक है। अभी सन की कौन सी दृष्टि होती है, सेवेंथ, यानी 1, 2, 3, ये जिस घर में बैठा है उस घर को भी इंक्लूड करेंगे अपन काउंट करते हुए में। तो हाउ इट विल गो इज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सातवीं दृष्टि पड़ेगी इसकी सप्तम भाव पे, ठीक है। और सूर्य अगर सपोजिंग यहां की जगह ये बैठ जाता है आपके इस भाव में, ठीक है, तो इसकी सेवेंथ दृष्टि कहां पड़ेगी, इसकी सेवेंथ दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी दशम भाव पे इसकी सेवेंथ दृष्टि पड़ेगी यहां पर, ठीक है ना। तो सूर्य ने सप्तम भाव से इस दृष्टि सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखा। अभी कोई भी ग्रह आपके फल देगा कैसे, जिस भाव का वो मालिक है, जहां पे वो बैठा है और जहां पे वो देख रहा है ना। अभी सन की राशि कौन सी अपन जानते हैं, लियो, ये वाली, राइट। तो किन किन भावों में सूर्य का असर आएगा, वो एक तो आएगा इस फोर्थ में क्योंकि इसमें बैठा हुआ है, इसका मालिक है इसमें, और तीसरा इसको देख रहा है इसमें, ठीक है। इन तीन जगहों पर उसका असर आएगा। अभी सपोज करते हैं हम यहां पर सन की जगह आप ले लो, अपने पास में जुपिटर बैठा है, ठीक है। अगर यहां पर जुपिटर है तो जुपिटर की कौन कौन सी दृष्टियां हो जाएंगी आपकी, जुपिटर की हो जाएगी 5, 7 और 9, है ना। तो जुपिटर की 5 कौन सी जगह, 1, 2, 3, 4, 5, यानी पंचम दृष्टि से वो देखेगा यहां पर, 6th, 7th, सातवीं दृष्टि से देखेगा यहां पर, है ना, 8th और 9th, और नवम दृष्टि से देखेगा यहां पर। मतलब जुपिटर इन तीन जगहों को इंपैक्ट करेगा। अभी वो अच्छा करेगा कि बुरा करेगा वो हम आगे अपने फर्दर प्रेडिक्शन एक्सरसाइज में देखेंगे, पर ये इन तीन घरों को देखेगा, इन तीन घरों को असर करेगा, और जहां बैठा है वहां को असर करेगा। अब जुपिटर मालिक लॉर्ड किन किन राशियों का है, 9th का और 12th का, है ना। तो ये दो राशियों का मालिक है जुपिटर,
9th का जो सैजिटेरियस है धनु, वो उसका मालिक है। 12th यानी मीन राशि उसका मालिक है। तो अब इसमें 9th दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है ना। कोई भी प्लैनेट जब अपने घर को देखेगा तो उसकी रक्षा करेगा। हम कभी भी अपने घर को देखते हैं तो उसकी रक्षा करते हैं। तो इसमें तो बहुत सिंपल सा मैं एक प्रेडिक्शन हल्का सा पहले ही दे सकता हूँ कि ये जुपिटर अपने घर को देख रहा है, मतलब 12वें घर को, तो इस घर को बचाने की कोशिश करेगा। मतलब आपके एक्सपेंडिचर में कहीं ना कहीं ठीक ठाक रखेगा आपको। इट विल कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स, इट विल सेव यू फ्रॉम योर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, इट विल सेव यू, आई मीन होल लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर इंडिकेटेड बाय द 12th हाउस। तो क्योंकि अपने घर को देख रहा है तो अपने घर को प्रोटेक्ट करेगा। पर ये अकेला ही रूल नहीं चलेगा यहाँ पर, और भी बाकी सारे प्लैनेट्स होंगे। कौन कौन सा प्लैनेट देख रहा है, कौन कितने बल का है, कैसे क्या है, वो भी अपने को वील हैव टू गो अकॉर्डिंगली। बट दिस इज वन स्मॉल थिंग। वैसे ही शनि की दृष्टियां अपन देखते हैं तो 3, 4 और 7 है। अब एक छोटा सा मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊं इसमें, तो एक आप वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाओ। वृश्चिक मतलब 8 नंबर उसका लग्न हो जाता है ना। तो उसकी आप एक कुंडली बना के देखो। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको। ये किसी की मैंने प्रैक्टिकल कुंडली देखी थी और उसकी कुंडली से ये मैंने, सारे मेरे मार्कर्स ऐसे हो गए हैं। ओके, कैसे आपको पता चल रहा है कि इसको बाय बर्थ क्या ब्लेसिंग्स मिली है ना। हालांकि उस कुंडली में बहुत सारे कर्सेस भी थे, पर एक ब्लेसिंग जो थी वो उसकी थी। क्योंकि किसी को भी सारे कर्सेस नहीं मिलते हैं, किसी को भी सारी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। हर एक के पास में कुछ कमियां, कुछ आई मीन प्रॉब्लम्स हमेशा होती है, और कुछ ब्लेसिंग्स हमेशा होती है, चाहे वो राम और कृष्ण भी पैदा क्यों ना हो। अगर हम 8 नंबर की कुंडली बनाते हैं, ठीक है, यानी वृश्चिक लग्न है इसका। अब वृश्चिक लग्न का स्वामी कौन है? मंगल, है ना। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अभी ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में सपोजिंग यहां पे मंगल बिठा दिया आपने, ठीक है ना, मार्स। अब सबसे बड़ी बात है कि मार्स अपने घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है, और फिर उसके बाद में अगर आप इसकी दृष्टियां काउंट करो तो कौन कौन सी होती है? 4, 7 और 10। 1, 2, 3, 4। चौथी दृष्टि उसकी पड़ेगी कहां पर? यहां पर, ठीक है। और फिर उसके बाद में 5, 6, 7, एक दृष्टि पड़ेगी उसकी यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद में 8 यानी ये वाली दृष्टि पड़ेगी उसकी। तो बेसिकली उसकी अपने ही घर में बैठ के अपने ही घर को देखता है। ये घर है आपका रोग, ऋण और शत्रु का। तो इस आदमी के पास में ना तो कभी रोग एग्जिस्ट कर पाएगा, ना कभी ऋण एग्जिस्ट कर पाएंगे, ना कभी शत्रु एग्जिस्ट कर पाएंगे। ये इंसान अगर मकान के लिए लोन ले ले तो उस मकान के लिए लोन लेकर भी उसको इतनी जल्दी खत्म करेगा, मतलब जादुई तरीके से फटाफट फटाफट इसको दिमाग पे बस प्रेशर बना लेगा, ये लोन खत्म करो, और ये इसको मकान के लोन को फटाफट खत्म कर देगा। मतलब 6-8 महीने में भी, 4-6 महीने में भी खत्म कर दे तो मेरे को उसमें ताजुब नहीं होगा, है ना। जिसमें लोग 30-30 साल लगा देते हैं। इस आदमी के रोग, ऋण और शत्रु एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। ना ऋण इसके पास रहेगा, ना इसके पास रोग रहेंगे। इसकी उंगली कट गई, हाथ में लग गई चोट, और लोगों को हील होने में 10 दिन लग जाएंगे, इसका 4 घंटे में हील हो जाएगा। ये एक सिर्फ एक छोटा कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, 1000 चीजें और भी है इस कुंडली में। तो आप उसके ऊपर सिर्फ अभी इसके ऊपर नहीं जा सकते कि मतलब यही होगा ही होगा। इट्स जस्ट वन स्मॉल स्टेप ऑफ प्रेडिक्शन। विल कीप ऑन गोइंग मोर एंड मोर डिटेल्स एंड मोर फर्दर। ये हम दृष्टियां समझने के लिए कर रहे हैं, है ना। तो हमने दृष्टियां समझ ली। अब इन दृष्टियों से आपके संबंध बनते हैं दो आई मीन चीजों के साथ में। अब दो ग्रह अलग अलग जगह पे बैठे हो और आपस में एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालें तो वो पारस्परिक दृष्टि संबंध है। सपोजिंग से यहां पर बैठ गया सन, ठीक है, और यहां पर बैठ गया मर्क्यूरी। अब सन ने 7th दृष्टि से मर्क्यूरी को देखा और मर्क्यूरी ने 7th दृष्टि से सन को देखा, है ना। तो इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अपनी दृष्टि डाली है ना। तो इसको अपन बोलेंगे पारस्परिक दृष्टि संबंध। अब इसकी डिटेल्स में अपन लेटर स्टेज में जाएंगे जब अपन कंजंक्शन चालू करेंगे दो प्लैनेट्स के आपस के संबंध, ठीक है। एक होता है आपका स्थान संबंध,
मतलब स्थान संबंध में अगर मैं ये बोलूं कि है ना, अगर मैं ये बोलूं स्थान संबंध के हिसाब से सपोजिंग यहां पर बैठ गया सैटर्न, ठीक है, और यहां पर बैठ गया सन, ठीक है। अभी सैटर्न का हाउस कौन सा है? 11th, है ना। तो इसका जो लॉर्ड है वो सन के घर में बैठ गया, और सन का जो लॉर्ड है वो यहाँ घर में बैठ गया। मतलब 5 नंबर यानी लियो राशि है, लियो राशि का ओनर कौन है? सन। तो सन आके बैठ गया आपके कुंभ में, है ना, एक्वेरियस में। और वैसे ही एक्वेरियस का ओनर कौन है? आपका सैटर्न यानी शनि, वो आके बैठ गया लियो में। तो ये एक दूसरे के घर में इन्होंने आपस में बैठ गया, तो इसको बोलते हैं अपन स्थान संबंध, ठीक है। अच्छा, ऐसे संबंधों में जब भी अपन कुंडली प्रिडिक्ट करेंगे तो कुछ चीजें वहां पे, बहुत सारी चीजें काम आएंगी एक्चुअली, कि आपस में शत्रु हैं, आपस में मित्र हैं, या आई मीन आपस में समग्रह हैं, वो कौन सा लग्नेश है, कौन सा कमजोर ग्रह है, किनके बल ज्यादा हैं, किनकी डिग्रीज ज्यादा हैं, हजार उसमें फैक्टर्स काम करेंगे, बट स्टिल आपस में ये स्थान संबंध कहलाता है। फिर उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो ओके, और फिर अपन चलते हैं ग्रहों का राशि भोग। छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आई मीन आई वुड जस्ट लेट यू नो हाउ एंड हाउ मच टाइम डज अ प्लैनेट स्टे इन वन राशि, है ना। सब ग्रह अपनी अपनी चाल से उसमें अपने रिवॉल्व कर रहे हैं, अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हर एक का जो टाइम पीरियड है पर्टिकुलर राशि को ट्रेवल करने का, वो सबका डेफिनेट होता है। जैसे सूर्य किसी भी एक राशि में करीब करीब 30 दिन रहेगा, यानी एक माह। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रुकेगा, ठीक है। मंगल एक राशि में करीब करीब 1.5 महीने यानी 45 दिन रुकेगा। और बुध एक राशि में करीब करीब पौन माह, आई मीन वैसे तो मेरे हिसाब से 22.5 दिन का निकलता है, बट बहुत जगहों पे ऐसा कहा गया है कि बुध जो है बुध और शुक्र जो है एक राशि में 27 दिन या 30 दिन ऐसे चलते हैं। बट आई मीन अगेन आई वुड से लेट्स कंसिडर इट 1 मंथ, 30 days फॉर नाउ। we'll go into much details on this later on. गुरु एक राशि में 13 मंथ लग रहेगा, मतलब एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक पहुंचने में, उस राशि को क्रॉस करके दूसरी राशि में एंटर करने में गुरु एक राशि में 13 मंथ्स का टाइम लेता है। शनि एक राशि में 2.5 साल का टाइम लेता है। राहु और केतु एक राशि में 1.5 साल का टाइम लेते हैं, है ना। अब सूर्य और चंद्रमा, इनके अलावा अगर राहु केतु भी छोड़ दूं तो मैं शेष जो बाकी पांचों ग्रह हैं वो कभी कभी वक्री और मार्गी भी होते हैं। वक्री और मार्गी पे अपन बाद में आएंगे, एक्चुअली ये कंसेप्ट मेरे को आपको अलग से समझाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब अपन को देखने थे एक ऊंच नीच, क्योंकि उच्च उच्च नीच जो है ग्रहों का बहुत जरूरी है अपने उनकी स्ट्रेंथ लेने के लिए। कौन सा ग्रह कैसे उच्च का होता है और कौन सा ग्रह कैसे नीच का होता है, वो आई मीन टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसरी पार्ट। एक कुंडली आप बना लो भले ही, और इसको तो लिटरली रिमेम्बर ही कर लो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए। हालांकि मैंने तो अपनी एक्सेल में भी फॉर्मूला बेस तैयार कर दी काफी सारी चीजें। आई कैन शेयर दैट एक्सेल विद यू एज वेल, ठीक है। इस कुंडली में वही अपन नंबरिंग 1 से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी तक कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना आए हो, एनीथिंग विच यू फील यू वांट टू आस्क,
anywhere you feel lost, I would consider silence as no, and I would understand that you are understanding all the things yet. But अगर कहीं भी कुछ भी हो, तो just feel free to immediately, raise the hand and let me know. अभी ये अपने कालपुरुष की कुंडली है। सूर्य जब भी मेष राशि में होता है, वैसे तो इसकी डिटेल्ड डिग्रीज के हिसाब से हमको जाना पड़ेगा, और वो जाएंगे हम लेटर स्टेज पे, क्योंकि सही प्रेडिक्शंस के लिए देखना ही पड़ेगा। बट जब तक हम पूरे प्रेडिक्शंस में नहीं जाते हैं और हायर लेवल पे ये, तब तक सिर्फ समझ लेते हैं अपन। सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होगा आपका, चंद्रमा जो है वृष राशि में उच्च का होगा, ठीक है, और राहु जो है आपका मिथुन में उच्च का होगा। राहु और केतु जो है 2 घरों में उच्च के होते हैं। राहु यहां भी उच्च का होगा, 2 नंबर में भी उच्च का होगा और 3 नंबर में भी उच्च का होगा, है ना। वैसे ही केतु एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट होता है, आई मीन 180 डिग्री पे ऑपोजिट। तो केतु आपका 8 नंबर में उच्च का होगा और 9 नंबर में भी उच्च का हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में अगर मैं देखूं तो बृहस्पति जो है कर्क राशि में, वो वहां पे आपका उच्च का हो जाता है, ठीक है। 5 नंबर में कोई भी नहीं होता। 6 नंबर में बुध ही अकेला एक ऐसा ग्रह है जो अपनी खुद की राशि में जाके उच्च का होता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च का होता है, ठीक है। 7 नंबर में शनि जो है तुला राशि में उच्च का हो जाता है। फिर उसके बाद में आपका बचता है कौन सा, शुक्र जो है आपका मीन राशि में उच्च का होता है, ठीक है। तो ये आपका एक मंगल जो है आपका मकर में उच्च का होगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये देखिए अपन ने उच्च के, अब अगर अपने को लेना है कि सूर्य कहां पे नीच का होता है, तो इसमें अपने को क्या करना है कि इसमें सिर्फ +6 कर देना है, या फिर इसको सामने वाले घर में ले आना है। सूर्य यहाँ पे आ जाएगा 7 नंबर पे तो नीच का हो जाएगा, शनि 1 नंबर में आ जाएगा तो नीच का हो जाएगा, है ना। इसमें अगर आप 6 करोगे, 7 और 6 13, 13 माइनस 12, क्योंकि 12 ही घर होते हैं, तो 1 नंबर, यानी 1 नंबर में शनि नीच का हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से चलेगा। जैसे चंद्रमा आपका 2 नंबर में उच्च का है, तो 8 नंबर में नीच का हो जाएगा, ठीक है। राहु आपका 3 नंबर में उच्च का है, तो 9 नंबर में नीच का हो जाएगा। राहु आपका 2 नंबर में भी उच्च का है, तो 8 नंबर में नीच का हो जाएगा। बुध आपका 6 नंबर में उच्च का है, तो 12 नंबर में नीच का हो जाएगा। मंगल आपका अगर 10 नंबर में उच्च का है, तो 4 नंबर में नीच का हो जाएगा। बृहस्पति 4 नंबर में उच्च का है, तो 10 नंबर में नीच का हो जाएगा, है ना। तो ये एग्जैक्ट 180 डिग्री सामने जब जाएंगे ग्रह, तो वो नीच के हो जाएंगे, और उसके 180 डिग्री उधर जाएंगे तो वो उच्च के हो जाएंगे। सूर्य और शनि आमने सामने बैठेंगे, सूर्य आपके पूर्व दिशा में, शनि आपका पश्चिम दिशा में। बृहस्पति और मंगल आमने सामने बैठते हैं, बृहस्पति आपका उत्तर दिशा में, मंगल आपका दक्षिण दिशा में, है ना। राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पे एक दूसरे के सामने आमने होते हैं। चंद्र जो है आपका 2 नंबर में, मतलब धन कुटुंब वाणी के भाव में होगा, तो उच्च का, मतलब इस भाव में नहीं होगा, मतलब इस राशि में होगा, वृष राशि में होगा, तो उच्च का हो जाएगा। और इसके एग्जैक्ट सामने, मतलब 8 नंबर की राशि यानी आपकी कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में आ जाएगा, तो वहां पे नीच का हो जाएगा, है ना। बुध और शुक्र आमने सामने होते हैं। बुध अपनी स्वराशि में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का हो जाता है। शुक्र 12 नंबर में उच्च का है, तो 6 नंबर में नीच का हो जाएगा। ये सिंपल उच्च नीच का अपना एक चार्ट है। इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, आप चाहे तो इसको रिमेम्बर कर लीजिए। अब जब अपन इसके बाद में देखते हैं ग्रहों के, जिसको अपन बोलते हैं बलाबल, है ना। कोई भी ग्रह अपना सर्वोच्च बली, मतलब अपने पूरे बल का या मैक्सिमम बल का आपको असर कब दे पाएगा, जब वो उच्च का होगा, मतलब उसका मैक्सिमम बल माना जाता है सर्वोच्च बली। उससे कम डिग्री का जो बली है वो उच्च बली होगा, मतलब मूल त्रिकोण में होगा। मूल त्रिकोण अपन जानते हैं सूर्य का एक ही मूल त्रिकोण है, वही स्वग्रही भी है 5 नंबर। बट मंगल के 2 राशियां हैं, 1 नंबर और 8 नंबर। तो मंगल जो अपनी मूल त्रिकोण राशि है 1 नंबर, उसमें आपका उच्च बली हो जाएगा।
और फिर उसके बाद में आपका अगर शुक्र का लूम है तो 2 नंबर और 7 नंबर, यानी आपका वृष और आपका तुला, ये दोनों आपके शुक्र की राशियां हैं। अब वृष और तुला में से तुला जो है मूल त्रिकोण की राशि है, तो शुक्र अगर तुला राशि में बैठेगा तो वो उच्च बली हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद होता है कि अपने ही घर में बैठने वाला वो तीसरे तरह का बल है, यानी उसको सिर्फ बली कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में चौथे स्तर का बल होता है आपका निर्बल। निर्बल यानी नीच का हो जाता है ग्रह। सूर्य अगर 7 नंबर में बैठेगा तो नीच का हो जाएगा। तो ये 4 तरह के बल हैं आपके, मेनली सर्वोच्च बली, उच्च बली, बली, निर्बल। बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट्स और कई जगहों पर होती है। अपने मित्र ग्रह में बैठा हुआ है, अपने स्वग्रही बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह में बैठा हुआ है ना, या उसके ऊपर दृष्टि किसी की है, तो 1000 तरीके से उसको बल मिलते हैं या बल जाते हैं उसके। ये आप कंपैरिजन कर सकते हो, बट लेट्स डाइव इनटू। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां तक कोई क्वेश्चन है? ओके, मैं साइलेंस को नो ले रहा हूं। अब इसके बाद अपन देखते हैं ग्रहों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बल। ग्रहों के आई वुड से 5 तरह के बल अपन लेते हैं। एक होगा स्थान बल, एक होगा दिग्बल, एक होगा काल बल, एक होगा नैसर्गिक बल, और एक होगा चेष्टा बल, है ना। अभी स्थान बल क्या होता है? स्थान बल मतलब कहीं सही जगह पे अगर ग्रह का प्लेसमेंट है तो उसको उस स्थान पे होने का बल मिल गया। मतलब या तो वो उच्च का हो तो सही स्थान में पड़ा हुआ है, या वो स्वग्रही हो, अपने घर में बैठा हुआ हो तो उसको बल मिला हुआ है, या वो अपने मित्र के घर में हो तो भी उसको बल मिला हुआ है, या वो अपनी मूल त्रिकोण में हो तो भी उसको बल मिला हुआ है। तो उस सब को अपन बोलेंगे स्थान बली, है ना। स्थान का उसको बल मिला है, मतलब अपने घर में बैठोगे तो भी आप बली हो, अपनी उच्च की राशि में बैठोगे तो और भी बली हो, अपने मित्र के घर में बैठे हो तो भी आपके पास ताकत है। तो वो स्थान बल है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दिग्बल। दिग्बल मीन्स आपका दिशा बल, अपन बोलते हैं उसको दिशा बल। अब जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर दिशा में बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे अगर मैं पकड़ूं तो मर्क्यूरी और जुपिटर यानी बुध और गुरु को पूर्व दिशा में स्ट्रेंथ मिलती है। मतलब अगर कुंडली में मैं देखूं तो जो भी फर्स्ट हाउस हो, चाहे कोई भी राशि हो, अगर गुरु और मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में, अगर इस हाउस में है तो दे विल बी वेरी पावरफुल। आई मीन whatever power they have, they get this more power into the first house. शनि को जो है पश्चिम दिशा में आई मीन ज्यादा पावर मिलती है। तो सैटर्न अगर यहां पे होगा तो वो ज्यादा दिग्बल लेके बैठेगा। शुक्र और चंद्रमा को आपके उत्तर दिशा में बल मिलता है। तो अगर मैं यहां पर ले लूं मून को और वीनस को, तो यहां पर इन दोनों को बल मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर मैं लूं सन को और मार्स को, तो उनको दक्षिण दिशा में बल मिलेगा, है ना। वैसे भी अगर आप नॉर्मल साइकिल में भी देखो तो सूर्य कब सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है? सूर्य उगता है ईस्ट में, सेट होता है वेस्ट में। तो उसका ट्रेवल टाइम कैसा होता है? इस तरफ से चलता है वो, राइट, क्लॉकवाइज जैसा, है ना। तो इस वक्त पे यहाँ पे छोटा होता है सूर्य, मतलब जब उग रहा है, यहाँ पर वृद्ध हो चुका होता है जब अस्त हो रहा है। सबसे स्ट्रांग होता है दोपहर के टाइम, मतलब दक्षिण में, है ना। तो सूर्य और मंगल यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्गेस्ट कहे जाते हैं, ये इनका दिग्बल कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस yet? Feel free to guys, I mean, let me know in case if you feel somewhere lost or somewhere you feel you have questions, though they are simple concepts yet. फिर एक होता है आपका काल बल। काल बल में आपका कोई भी जातक अगर रात्रि में उसका जन्म हो तो ऐसा कहता है कि अपन चंद्रमा, शनि और मंगल, ये तीनों बलि हो जाते हैं, काल बलि कहते हैं इनको, है ना। और अगर दिन में जन्म हो उसका तो सूर्य, बुध और शुक्र काल बलि हो जाते हैं, है ना। गुरु को दिन हो या रात सब जगह काल बलि कहा जाता है।
ऐसे बहुत सारी अलग अलग किताबों में आपके मत मिलेंगे कि आपके बुध को दिन में और रात में दोनों ही टाइम पे कालबली कहा जाता है, बट ये एक छोटा सा पोर्शन था काल बल के लिए। एक होता है नैसर्गिक बल, मतलब इन सातों प्लैनेट्स में किस में कितना ज्यादा बल है और कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। ओवरऑल नैसर्गिक बल अपन उसको कहते हैं। नैसर्गिक बल का अगर मैं आपको लूं तो ये आप लिस्ट ले सकते हैं नॉर्मली। सबसे इन सब में आ जाएगा सैटर्न। सैटर्न के बाद आपका आएगा मंगल, मर्क्यूरी, है ना। मर्क्यूरी के बाद में जुपिटर, जुपिटर के बाद में वीनस, और फिर उसके बाद में आपका मून, और फिर उसके बाद में सन। मतलब सैटर्न जो है मार्स से ज्यादा पावरफुल है, मार्स जो है मर्क्यूरी से ज्यादा पावरफुल है, मर्क्यूरी जो है जुपिटर से ज्यादा पावरफुल है, जुपिटर जो है वीनस से ज्यादा पावरफुल है, वीनस जो है मून से ज्यादा पावरफुल है, मून जो है सन से ज्यादा पावरफुल है। तो ये सारी चीजें अपने एक दूसरे से अकॉर्डिंगली पावरफुल होती जाती है, ठीक है ना। सबसे पावरफुल आपका सैटर्न आ गया। जस्ट यू कैन से लाइक दिस इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो ये अकॉर्डिंगली आपके लाइंस चल जाएंगे ना। सॉरी, मैं उल्टी दिशा में लग गया। सबसे स्ट्रॉन्ग सूर्य होता है एक्चुअली, सूर्य जहां बैठ जाए वो सब अस्त कर देता है उनको। नंबर 1 पे इसको ले लो, नंबर 2 पे इसको ले लो, नंबर 3 पे इसको ले लो, नंबर 4 पे इसको ले लो, 5 पे इसको ले लो, 6 पे इसको ले लो, और 7 पे इसको ले लो, ठीक है ना। ये सब क्योंकि सैटर्न अपने आप में बहुत दूर भी है, तो ये सब अकॉर्डिंगली आपके स्ट्रेंथ वाइज नंबर 1 यहाँ से स्ट्रेंथ आपकी चालू हो जाएगी, है ना। तो ये ग्रेटर देन क्या आप साइन लगा सकते हो। फिर एक आता है चेष्टा बल। चेष्टा बल में एक पर्टिकुलर आपका कॉम्बिनेशन बनता है। चेष्टा बल अपन किसको कहते हैं, और कोई भी दो प्लैनेट्स चेष्टा बली कैसे होते हैं, या कोई भी प्लैनेट्स चेष्टा बली कैसे होते हैं। एक आप कुंडली बना सकते हो, वृष लग्न की कुंडली, यानी 2 नंबर आपका लग्न बन जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ शुरू के कंसेप्ट हैं, एक बार याद करने पड़ेंगे, बट वंस आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा आपके प्रेडिक्शंस की, तो फिर उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें 2 नंबर ले लो आप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, ठीक है। अब चंद्रमा और सूर्य ये चेष्टा बली बनेंगे आपके जब ये मकर से मिथुन राशि तक किसी भी राशि में रहेंगे। मतलब इसमें मकर कौन सी है, ये 10th, यहां से लेकर के अगर ये मकर से लेकर के मिथुन तक किसी भी राशि में सूर्य और चंद्रमा बैठेंगे तो चेष्टा बली बन जाएंगे। चेष्टा बली मतलब अपनी ताकत से 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना। और अगर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये चेष्टा बली बनेंगे चंद्रमा के साथ बैठने से। मतलब अगर चंद्रमा के साथ में यहाँ पे आपका गुरु भी बैठ गया तो गुरु आपका चेष्टा बली हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से चेष्टा बली बनेगी, है ना। सिंपल सा है, यहां तक याद करने का ये एक्चुअली यहां तक बहुत ज्यादा अपने पास संबंध समझने का नहीं है। फिर एक बोलते हैं अपन दृग्बल, यानी किसी दुष्ट ग्रह के ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उसकी शुभ दृष्टि के बल को पाकर वो दृग्बली हो जाता है ना। से सपोज करो अब यहां पर आपका 8 नंबर में बैठा है सैटर्न, ठीक है, शनि बैठा है। अभी अपन अभी अपन 12 नंबर में बिठा देते हैं यहाँ पर जुपिटर को, ठीक है। तो अब जुपिटर की कौन कौन सी दृष्टियां होती है आपकी, 5, 7 और 9, ठीक है। तो 5, 7 और 9 के हिसाब से यहां पर एक दृष्टि आएगी इसकी। तो
जुपिटर की दृष्टि अगर सैटर्न के ऊपर पड़ रही है तो जुपिटर की दृष्टि पाकर सैटर्न के पास में एक बल आ जाएगा, उसको अपन बोलेंगे दृग बल, है ना। तो अपन ने अपने बल देखे कौन कौन तरह के बोलते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अपन बोल रहे हैं बल। बल कौन कौन से हुए? स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल, है ना, और दिग्बल, ठीक है, दृग्बल, है ना। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बल जो उन प्लैनेट्स के हुए। फिर उसके बाद में एक हाई लेवल पे कोई छोटी सी चीज बताता हूं आपको। ओवरऑल हर प्लैनेट का एक दशा, सॉरी, ओवरऑल हर प्लैनेट का एक दशा पीरियड होता है, और वो अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में ही मैक्सिमम आपको रिजल्ट्स देगा जो उसको देने चाहिए। एक किसी विद्वान ने ये बोला था, बहुत विद्वान ज्योतिषी हो भी, उन्होंने ये बोला था कि आपकी कुंडली में राजा बनने के योग हो सकते हैं। लिखा हुआ है कि बहुत पराक्रमी, बहुत बड़े राजा बनोगे, और वो योग है आपकी कुंडली में, और वो योग कब फलित होंगे वो पता चलेगा आपको दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा से, कि आप राजा बनोगे तो पर्टिकुलर इस दिन जाके आप राजा बनोगे, इस साल में आप राजा बनोगे। चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपकी कुंडली में बनने के योग तो है राजा, पर वो जो योग जब फलित होंगे वो वक्त आपके जीवन काल में आएगा ही नहीं, तो आप राजा बनोगे भी नहीं, वो योग बेकार चले जाएगा, है ना। तो ये अपन दशा होना, ऐसे कई लोगों की कुंडलियां देखी है मैंने जिसमें कुंडली बहुत स्ट्रांग है, बहुत शानदार है, पर मेजर जो दशाएं हैं उसके जीवन की, अच्छी दशाएं या तो बचपन में निकल गई, और बाकी सारी फिर आई मीन बेकार बेकार दशाओं की, जो उसके मतलब मारक ग्रह हैं उसके, उन सब की दशाएं चली। तो अच्छी स्ट्रांग कुंडली होते हुए भी वो पूरा जीवन सिर्फ सफर ही करता रहा, क्योंकि उसके कारक प्लैनेट्स की दशा आ ही नहीं पाई, सारी मारक प्लैनेट्स की दशाएं चलती रही और पूरा डैमेज कर गए। या फिर मारक प्लैनेट्स की दशाएं उसकी उस वक्त पे आ गई जब जीवन का मैक्सिमम कुछ बनने का फेज था। से सपोजिंग अगर आपकी एक बुरी दशा बचपन में निकल जाए, मे बी 10 साल की उम्र तक, और एक बुरी दशा आपकी निकले 30 से 40 के बीच में, तो आपके लिए कौन सी दशा बुरी होगी? मेरी नजरों में वो सेम दशा 10 तक की उम्र तक आए या 30 से 40 के बीच में आए, वो बुरा असर देगी 30 से 40 के बीच में। क्योंकि 0 से 10 तक तो आपकी कुंडली काम ही नहीं करती है खुद की, अच्छी दशा हो चाहे बुरी दशा हो, जब आपके पास आपका मन ही नहीं है, आपकी बुद्धि ही इतनी परिपक्व नहीं है, तो बुरा असर भी इतना नहीं दे पाती है वो। आपका अपन जीवन में आपका जो है ड्राइव होता है मेजर आपके पेरेंट्स से, उस वक्त तक इतना असर दे ही नहीं पाती है। अब दशा का पीरियड्स कितने होते हैं? अगर मार्स का देखूं तो 7 साल का होता है, राहु का देखूं मार्स के बाद में 18 साल का, राहु के बाद में गुरु का पीरियड आएगा, गुरु का पीरियड 16 साल का, गुरु के पीरियड बाद में शनि का पीरियड आएगा, शनि आपकी इसकी महादशा होती है 19 साल की, शनि के बाद में आएगा बुध का पीरियड, बुध आएगी आपकी 17 साल की, बुध के बाद में आपका आएगा केतु, केतु आएगा आपका 7 साल का, केतु के बाद में आएगा आपका वीनस, वीनस आएगा आपका 20 साल का, फिर उसके बाद में आएगा आपका सूर्य, सूर्य की दशा होगी 6 साल की, फिर उसके बाद में चंद्रमा, चंद्रमा की दशा होगी आपकी 10 साल की, है ना, और चंद्रमा के बाद में फिर से मंगल आ जाएगा। तो ये ओवरऑल आप इनका सम टोटल करोगे तो ये 120 आएगा टोटल। आपकी ये होती है विंशोत्तरी दशा। दशा सिस्टम्स और भी होते हैं, बट अभी अपन सिर्फ, सॉरी अभी अपन सिर्फ ये 120 साल की दशाएं लेंगे। आपकी मार्स की 7 साल की, राहु की 18 साल की, गुरु की 16 साल की, शनि की 19 साल की, मर्क्यूरी की 17 साल की, केतु की 7 साल की, वीनस की 20 साल की, सूर्य की 6 साल की, और मून की 10 साल की। ओवरऑल विंशोत्तरी दशा टाइम आपका रहेगा 120 साल का, है ना। तो ये आपका दशा आपकी विंशोत्तरी की होती है, दशा के टाइम पीरियड्स होंगे, ठीक है।
फिर राशियों में आई वांटेड टू आस्क यू सम क्वेश्चंस. आई मीन इफ यू आर ओके, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, आस्क इफ यू अंडरस्टूड इट. जिसमें राशियों की अपन ने एस्ट्रोनॉमी समझी थी, बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था, उनके अक्षर देखे थे अपन ने डिफरेंस समझा कि फर्स्ट हाउस और फर्स्ट नंबर की राशि डिफरेंट कैसे है. आपके राशियों के स्वभाव प्रभाव हल्के लेवल पे अपन ने पढ़े. राशियों के स्वामी अपन ने समझे, राशियों के मूल त्रिकोण अपन ने समझे, राशियों के तत्व अपन ने समझे, राशियों के दिशा बल अपन ने समझे, शत्रुता और मित्रता उनकी समझी अपन ने. हालांकि उसकी और डिटेल्स में भी आगे भी जाएंगे अपन. राशियों के वेरियस अंग विभाग अपन ने समझे. काल पुरुष में राशियां कौन कौन सी कहां कहां पे रिप्रेजेंट होती है, ये अपन ने समझी. इसमें से अभी तक कोई भी चीज में कोई भी क्वेश्चन आपका हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. लेट्स गिव इट अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ टाइम and then we will move on to the next topics if you have any of you have any questions yet. Na, I'll take silence as no. अपन चलते हैं नक्षत्र पे. अभी एक छोटा सा ज्ञान दूंगा क्योंकि नक्षत्र के लिए अपने को एक सेपरेट बड़ी क्लास करनी ही पड़ेगी और इट्स गेटिंग टू लेट, सो आई वोंट टेक अप टू मच ऑफ योर टाइम. नक्षत्र बेसिकली जैसे अपन ने एक पूरे 360 डिग्री के जोडिएक को डिवाइड किया 12 पार्ट्स में 30 डिग्रीज ईच में, है ना, वैसे ही 360 डिग्रीज के जोडिएक को अगर अपन 108 से डिवाइड करें, है ना, तो 27 आता है. मतलब 27 नक्षत्र अपने पास में होते हैं और हर नक्षत्र जो है आपका 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है. मतलब एक राशि 30 डिग्री की है तो एक राशि में अगर आप डिवाइड करोगे तो 2.25 नक्षत्र आएंगे, है ना. तो ऐसे आपके नक्षत्र बनते हैं. नक्षत्र की डिटेल्स में अपन फिर से दोबारा जाएंगे. फिर भी मैंने कुछ छोटे छोटे से इंटरनेट से डाउनलोड करके रखे हुए हैं. लेट मी एक्चुअली शेयर माय स्क्रीन एंड शो यू दैट. कैन यू सी माय स्क्रीन? अभी जैसे अपन लेते हैं कि ये आपका एरीज है, राइट. तो एरीज में आपका जो नक्षत्र अगर देखें तो ये 2 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी और भरणी, और ये थोड़ा सा आगे तक जाता है. मतलब एक एक नक्षत्र को अपन फिर उसके बाद फर्दर डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में. एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट्स का हुआ और उसके बाद उसके 4 पार्ट्स और करेंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट्स का हुआ, है ना. एक राशि 30 डिग्रीज की हुई, उस 30 डिग्रीज में 2 पूरे पूरे नक्षत्र मतलब 13 डिग्रीज 20 मिनट्स प्लस 13 डिग्री 20 मिनट्स और 3 डिग्री 20 मिनट्स उसमें ऐड करेंगे. मतलब एक चरण मतलब नक्षत्र का 1/4 पार्ट और ऐड होगा. तो अगर आप जैसे एरीज को देखेंगे यहाँ पर तो ये 2 पूरे नक्षत्र हो गए और तीसरे नक्षत्र का आपका कृतिका का 1/4 पोर्शन आ गया. इसी में मैंने एक दूसरा डायग्राम बना के रखा था. If you are able to see the screen, okay, you can. Okay, can you see my screen? Okay. तो ये आपका नक्षत्र का डायग्राम है. अगर आप देखो तो एरीज में आपके ये 2 आपके राशि में ये 2 पूरे पूरे नक्षत्र और तीसरा वाला 1/4 नक्षत्र ये कवर हो गया आपका. ठीक है, मैंने ऐसे ही इंटरनेट से डायग्राम डाउनलोड करके रखे थे. तो अगर ये वाला मैं देखूं और डिटेल में आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं मैं, तो अगर आप इसमें देखोगे तो एरीज ये वाला है, राइट. एरीज में देखोगे तो ये इसमें ये यहाँ पर नक्षत्र डिवाइड किए हुए हैं. तो ये एरीज का ये सेक्शन और ये सेक्शन, इसमें एक नक्षत्र कवर हुआ आपका अश्विनी, एक नक्षत्र कवर हुआ आपका भरणी, और फिर उसके बाद में तीसरा नक्षत्र जो कृतिका है उसके 4 पोर्शन आपने किए थे. 4 पोर्शन में से एक पोर्शन कवर हो गया. मतलब आपके एक राशि में 9 चरण कवर हुए. एक नक्षत्र में 4 चरण, 2 नक्षत्रों के पूरे चारों चरण ईच और तीसरे नक्षत्र का एक चरण 4 में से, वो मिला के 9 चरण. ऐसे आपके 9 चरण का एक राशि बनती है ना. अभी फिलहाल इसको अपन इतने ही रखते हैं.
अगर अभी आज के इसमें कोई क्वेश्चन हो आपके? हाय गाइस, यू देयर? चलो, आई विल टेक साइलेंस एज नो। और नक्षत्र को जो है अपन डिटेल्स में अगले क्लास में कवर करेंगे, जिसमें अपन सारे नक्षत्र, नक्षत्रों के स्वामी, नक्षत्र आपके डिवीजन कैसे होते हैं, आपके जन्म टाइम का नक्षत्र पता होने से आप ये पता कर पाओ कि आपका किस महादशा में जन्म हुआ था, है ना? हर प्लैनेट के पास में 3 नक्षत्र होते हैं, है ना? तो ये डिटेल्स पूरी कैलकुलेशंस की अपन उसके बाद में करेंगे, और उसके अगली क्लास में अपन प्रेडिक्शंस चालू कर सकते हैं। आई मीन वी कैन स्टार्ट अप विद फुल ब्लोन कुंडली। आई मीन स्टेप बाय स्टेप वी विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। एक छोटी कुंडली से 1 या 2 ग्रह रख के और फिर उसके बाद में ग्रह बढ़ा के, आई मीन पूरी फुल ब्लोन कुंडली में कैसे अपने को प्रेडिक्शंस करना है, वी विल गो थ्रू दैट। ठीक है? और इफ यू गेट एनी क्वेश्चंस, अगर किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न आपके पास होते हो तो बेझिझक आप मेरे को पूछिए। आप व्हाट्सएप कीजिए, आप कॉल कर लीजिए, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द आंसर्स व्हाटएवर आई कुड। ठीक है? थैंक यू सो मच।